वेलकम टू हार्ट वर्क। ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल स्टूडेंट्स के लिए चल रही है। इस सीरीज़ में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आने वाली एग्ज़ाम जैसे डीएफसीसीआईएल, इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, जेई या एई पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका पीडीएफ या प्रीवियस ईयर का पेपर और एनी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन ऑफ एट 300 केल्विन। फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछा है सिलिकॉन के लिए। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है? अगर सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम देखे तो एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह होता है सेमीकंडक्टर का। ये हो गया नीचे वाला हो गया, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, द डिफरेंस बिटवीन दिस कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो गैप कहलाता है वो कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट होते हैं, और अक्सर एग्जाम में केवल 3 एलिमेंट के बारे में ही पूछा जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और गैलियम आर्सेनाइड हो गया। ये 3 का ही बेसिक देखा गया है कि इन 3 के बारे में ही एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया करते हैं। कभी ये पूछेगा 0 केल्विन पे कितना होता है इनका वैल्यू, या फिर 300 केल्विन पे इनका वैल्यू कितना होता है। तो सिलिकॉन का 0 केल्विन पे एनर्जी गैप जो है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पे होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का होता है 0 केल्विन पे 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पे हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो ये होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन एंड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन। तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सिलिकॉन के बारे में पूछा है। तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा एट 300 केल्विन? 300 केल्विन पे होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ए 60 वाट 23 volt bulb is used for 45 minutes. The electrical energy consumed in commercial unit is. बहुत ही बेसिक सा सवाल है यहाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मेनली कैलकुलेट किया जाता है किलो वाट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, किलोवाट कहने का क्या मतलब हो गया, ये किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है, वाट या फिर किलोवाट। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पावर कितनी गिवन है? पावर गिवन है 60 वाट। 60 वाट दिया हुआ है, हमें पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे? किलोवाट पे। तो 60 वाट दिया है, इसे किलोवाट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट पे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, कितने मिनट के लिए यूज हो रहा है? 45 मिनट के लिए यूज हो रहा है। तो 45 मिनट के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या है? आवर में है, तो ये 45 मिनट को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर में 60 से डिवाइड करके। अब ये 60 to 60 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45/1000, that is 0.045. ओके, 0.045 यूनिट्स। सो यहां से हमारा आ गया 0.045 यूनिट, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, for the block diagram given in the following figure, the expression of C by R is. C by R कहने का क्या मतलब हो गया? ट्रांसफर फंक्शन निकालने को कहा है, किसका? गिवन फिगर का। गिवन फिगर का ट्रांसफर फंक्शन निकालने को कहा है। यहाँ पे ये जो है ये आपका प्लस होगा, और यहाँ पे ये आपका माइनस होगा। ये है आपका, दिख रहा होगा आपको, ये है G1 और ये है G2 और ये है
G3। तो यहाँ पे एक फीडबैक पाथ है, जब फीडबैक पाथ कुछ मेंशन ना किया रहे तो ये होता है आपका 1 होता है। तो और ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है, कौन सा फीडबैक इस पे लग रहा है, इस पे जो है वो लग रहा है नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक लग रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए हम लोग गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक के लिए जो है हम लोग गेन जो है वो कैलकुलेट करते हैं जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एंड मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस। एच ऑफ एस इज फीडबैक एंड जी ऑफ एस इज गेन। ओके, जब नेगेटिव के लिए कहा जाए तो यहाँ पे प्लस आएगा, और वही जब पॉजिटिव फीडबैक की बात हो तो ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस जी ऑफ एस और एच ऑफ एस। ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और ये नेगेटिव फीडबैक के लिए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है नेगेटिव फीडबैक के लिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली रिड्यूस करके लिख सकते हैं। इस ब्लॉक को हम लोग रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, ये हो जाएगा जीओ पे गेन कितना है जी वन जी टू गेन है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस जी1 एंड जी2, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका G3, और ये क्या हो गया C ऑफ एस, इनपुट क्या हो गया R ऑफ एस। तो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि दो जब ब्लॉक कास्केडेड में रहे तो क्या होते हैं, वे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा हमारा, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज C ऑफ एस डिवाइडेड बाय R ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज G1 एंड G2 डिवाइडेड बाय G1 G2 एंड G3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 प्लस G1 एंड G2। सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा, तो यही हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। As compared to full wave rectifier using two diodes, the 4 diode bridge rectifier has the dominant advantage of 2 diodes and 4 diode। 2 diode हम लोग कहाँ यूज करते हैं, देखो फुल वेव रेक्टिफायर जो है, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है। कौन सा, एक तो होता है आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर, और एक है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, एक है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड का यूज करते हैं, 2 डायोड से इसकी सर्किट डिजाइन की जाती है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज करके इसकी सर्किट डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके पूछा है कि ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है कि सेंटर टेप में PIV जो होता है, डेट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, वो होती है 2 2 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में PIV क्या होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में PIV होती है VM। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि लोअर PIV होती है किसमें, ब्रिज रेक्टिफायर में लोअर PIV होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोअर PIV रिक्वायरमेंट होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। नेक्स्ट क्या है, ए मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट कहने का क्या मतलब हो गया, मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सॉरी हाँ मेटल ऑक्साइड सेमी मॉसफेट, हाँ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। ओके, सो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें क्या करेंगे,
मेटल मॉसफेट जो है वो मॉसफेट दो तरह की होती है। मॉसफेट दो तरह की होती है, क्या क्या होती है? एक तो है हमारा डी मॉसफेट, और एक है आपका ई मॉसफेट। डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज दैट इज VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो कहने का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव वोल्टेज हो। VGS जब पॉजिटिव वोल्टेज हो, VGS जब पॉजिटिव वोल्टेज हो, तब ये क्या करता है, ये वर्क करता है ई मॉसफेट पे। ई मॉसफेट कहलाता है जब ये VGS ग्रेटर देन जीरो हो या फिर पॉजिटिव वोल्टेज हो। ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव वोल्टेज हो। और जब VGS जो है वो लेस देन जीरो हो या नेगेटिव हो, तो ये क्या करेगा? डी मॉस की तरह वर्क करता है। मीन्स ये डी मॉस कहलाता है। तो इन दोनों से देखे तो मॉसफेट जो है, मॉसफेट जो है वो पॉजिटिव में भी ऑपरेट होता है, और क्या है, और नेगेटिव में भी ऑपरेट होता है। मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट वोल्टेज में ये ऑपरेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी जो है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्लोज्ड लूप गेन इन द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर इज। अगेन कंट्रोल सिस्टम से सवाल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका क्या करना है, हमें क्लोज लूप गेन निकालना है। तो ये पॉजिटिव इधर है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। अगेन ये कौन सा फीडबैक लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है आपका नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक लग रहा है। और अभी हमने देखा नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है इसका ट्रांसफर फंक्शन? क्या हो जाएगा? C ऑफ S बाई R ऑफ S। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। तो क्या भी हमने फार्मूला देखा था एक नेगेटिव फीडबैक के लिए, G ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G ऑफ S एंड H ऑफ S। यहाँ पे गेन कितना दिया हुआ? गेन हो गया आपका ये G ऑफ S, ये हो गया गेन आपको दिया हुआ ये है -3 दिया हुआ है यहाँ। और ये जो है H ऑफ S जो है यानी कि फीडबैक पाथ, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। तो इसको बस पुट कर देना है यहाँ पे। ये हो गया आपका -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3 और 0.5 हो जाएगा। तो इसे बस कैलकुलेट कर देते हैं। -3 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1.5, दैट इज इक्वल टू -3 बाई -0.5। माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये कटा, ये आया 2। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। आपका सिंपली आंसर कितना आ जा रहा है? 6, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टू ब्लॉक्स इन पैरेलल। जब दो ब्लॉक्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो, तब उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये मैंने क्या किया, दो ब्लॉक ले लिया, दो ब्लॉक को मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये आपका G1, ये आपका G2। तो जब भी पैरेलल में कनेक्ट हो तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हमेशा क्या होता है, G1 प्लस G2, दोनों गेन को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी पैरेलल में ब्लॉक कनेक्ट हो तो गेन का समेशन कर देते हैं, तो वो उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है। ये पैरेलल के केस में। और वही अगर सीरीज के केस में कहता है कि सीरीज के केस में ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे, सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं इसे। G1 हो गया, ये हो गया आपका G2। तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमने कल भी देखा था, कल या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है जब वो सीरीज में कनेक्ट हो। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, जब ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन। नेक्स्ट क्या है? ए मेमोरी सिस्टम हैज अ टोटल ऑफ 8 मेमोरी चिप्स, each with 12 address line and 4 data line. The total size of the memory system is, मेमोरी सिस्टम मीन्स टोटल साइज पूछा है मेमोरी का। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो है आपको 8 मेमोरी चिप है,
8 मेमोरी चिप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एड्रेस लाइन दिया हुआ है। एड्रेस लाइन कितना है, 12 एड्रेस लाइन है और डेटा लाइन दिया हुआ है। डेटा लाइन कितना है, डेटा लाइन कहाँ है, कितना, 4। डेटा लाइन आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो टोटल मेमोरी साइज जो होता है, टोटल मेमोरी साइज हमें जब कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2n इंटू एम। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया टोटल मेमोरी साइज कैलकुलेट करने का, 2n इंटू एम, वेर n क्या होता है, n हो गया आपका एड्रेस लाइन एंड m जो है, m हो गया आपका डेटा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। 2n कहने का मतलब क्या हो गया, n कितना दिया हुआ है, एड्रेस लाइन दिया हुआ है 12 एंड m कितना दिया हुआ है, n हो गया डेटा लाइन, डेट इज 4 दिया हुआ है। तो मेमोरी साइज हमारी हो जाएगी कितनी, 2 12 इंटू 4, और मेमोरी का यूनिट क्या होता है, बिट्स। तो इतनी बिट्स हमारी मेमोरी साइज हो जाएगी। अब क्या कहा है, कितना मेमोरी चिप है हमारे पास अवेलेबल, 8 मेमोरी चिप, 8 मेमोरी चिप। तो 8 मेमोरी चिप के लिए क्या करेंगे, ये जो मेमोरी साइज है हमारा 2 12 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा, इतना बिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब ये 2 to the power 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10 एंड 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 12 को इस तरह। आगे क्या है, 4 इंटू 8 बिट्स। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे एक 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट्स। 8 बिट्स जो है, 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट एंड 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट एंड 2 to the power 10 बिट्स इक्वल टू होता है 1 किलो बाइट्स। 1 किलो बाइट्स होता है 2 to the power 10 इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 10 को इसे रहने दे अभी, 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 2 इंटू 4, ये 8 बिट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 बिट को, ये हो गया आपका, ये अभी बिट्स में, और 8 बिट्स को हम लिख सकते हैं 1 बाइट्स। 8 बिट्स को हम लिख सकते हैं 1 बाइट्स। और फिर अगर इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 10 इंटू, ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 16। सो फर्दर अगर हम इसे, ये हो गया आपका बिट्स में और ये आपका 1 बाइट्स, तो इसे अगर किलो बाइट्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 के भी हो गया, ये 16 इंटू 1, सो 16 किलो बाइट। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाता है, 16 किलो बाइट। तो 16 किलो बाइट मेमोरी सिस्टम्स की टोटल साइज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 किलो बाइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बाय। फ्लिप फ्लॉप से सवाल है यहाँ पे, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं 4 प्रकार के, 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप, देन डी फ्लिप फ्लॉप एंड एक है टी फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है Qn+1 इक्वल टू S प्लस आर बार एंड Qn। और जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या हो जाएगी, जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी Qn+1 J Qn बार प्लस K बार एंड Qn। उसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप की क्या हो जाएगी, डी फ्लिप फ्लॉप की हो जाती है Qn+1 इक्वल टू D, और Qn+1 इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी टी फ्लिप फ्लॉप के लिए T XOR
क्यू एन, और ये XOR है तो इसे हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, टी क्यू बार प्लस क्यू बार एंड टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फॉर फ्लिप फ्लॉप की, इसे आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है, टी फ्लिप फ्लॉप की, तो टी फ्लिप फ्लॉप की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो मैच करता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे क्यू एन प्लस वन जो है, क्यू एन प्लस वन है हमारा है नेक्स्ट स्टेट ऑफ आउटपुट, ओके। एंड क्यू एन जो है वो क्यू एन होता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी। Two capacitors of equal value 1 microfarad are connected in parallel. The effective capacitance of the combination would be. बहुत ही बेसिक से सवाल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है। कितना कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है और दोनों का वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफराड ओनली। सो C1 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफराड है एंड C2 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफराड, बोथ आर 1 माइक्रोफराड है। तो पैरेलल में, जब भी पैरेलल में कनेक्ट हो कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2 दैट इज 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफराड। और यही आपका अगर कहता है कि सीरीज में, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट हो जाता है आपका 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये आपका हो गया कितना, 1 बाई 2 डेट इज 0.5 माइक्रो फराड। तो यहाँ पे हमें किसके लिए कैसे कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ, तो पैरेलल के लिए क्या आया है, 2 माइक्रो फराड, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लास्ट वीडियो में पूछा गया सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टोरेड इंटरप्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। INTR जो है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं होता, वो अनवेक्टर्ड इंटरप्ट सिग्नल होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे करना है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ डे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे साथ आगे की क्लास में बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।